नहीं, पहले गिफ्ट दे दो मुझे। पार्टी तो जब तुम लोग आओगे तब मिलेगी, गिफ्ट तो मैं पहले खरीद सकता हूँ। आवाज क्लियर है ना मेरी? हाँ ओके, चलो थैंक यू। क्लियर है ना? चलो बढ़िया, अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, पहले गिफ्ट्स होते हैं। सही बात है। नहीं, पहले पार्टी में पहले गिफ्ट्स आते हैं ना, उसके बाद मिलता है खाना खाने को सब। इतना जल्दी थोड़ी। ठीक है। एनीवेज, मेरा बर्थडे नहीं है, मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, तो कुछ और पहन लिया मैंने। पुणे में बारिश हो रही है ना बहुत, प्रॉब्लम ये है। आप लोग तो, दिस इज द वर्स्ट वेदर ऑफ पुणे। आई डोंट लाइक रेनी सीजन, एवरीथिंग इज वेट ऑल द टाइम। आज अगर तुम सुबह कपड़े धोगे तो कल सुबह भी सूखेंगे नहीं। चलो, सो वेडनेसडे को तुम लोगों का टेस्ट है। तो वेडनेसडे को अगर टेस्ट है तो सिलेबस तो वही है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में तो कुछ है ही नहीं खास, पूरा 80% तो लिमिट्स हैं। तो आई होप आप सब लोग लिमिट्स की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। लिमिट्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब तो। सो लिमिट्स आपका रहेगा और कंटिन्यूटी फुल रहेगा। तो अब ग्रैंड टेस्ट तो पिछले मंडे हो चुका, आई थिंक अब प्लेंटी ऑफ टाइम था आप लोगों के पास प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ना? सो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के जस्ट बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लूंगा, फिर हम लोग जाएंगे डेरिवेटिव पे। ठीक है, चलो लेट अस गो अहेड। सो ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इसको लेके बहुत ही बोला जाए बड़ा ही ना कंफ्यूजन देखे मैंने। बहुत कंफ्यूजन देखे मैंने कि ना लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेट नहीं कर पाते। एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। सो फंडे आपके समझ में आने चाहिए। कंटिन्यूटी का तो आई थिंक फंडा सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा। कंटिन्यूटी का फंडा मेरा क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्या होता है कंटिन्यूटी का? कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए उस पॉइंट पे, और लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो वो कंटिन्यूटी का फंडा वेरी क्लीन, वेरी क्लियर, कुछ मिसकंसेप्शन की बात ही नहीं है। बट डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ी चीजें क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, लोग उससे थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलूंगा डरते हैं, थोड़े हेजिटेंट होते हैं उसके क्वेश्चंस करने के लिए। अगर समझो तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए, एक डिफरेंशिएबिलिटी का है, एक सीक्वेंस एंड सीरीज का है, एक ट्रिग्नोमेट्री का है, तो तुम लोग फर्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज पकड़ सकते हो, फिर ट्रिग्नोमेट्री का, और डिफरेंशिएबिलिटी को मे भी लास्ट। मतलब एक मैं प्रायोरिटी लेवल बता रहा हूँ। वो क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट भी डिफिकल्ट नहीं है, बस एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है जो स्ट्रॉन्ग बिल्टअप होनी चाहिए। सो डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कैसे होती है? तो तुम लोगों ने अच्छे से डिफरेंशिएशन तो किया है, बेसिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन तुम लोगों को आता है। कुछ नहीं है, कुछ कुछ रूल्स शायद नहीं पता होगे, बट ओवरऑल मेरे को जैसा तुम लोगों को देख के क्लास में मुझे एक चीज पता जो चली है, दैट
आप लोगों को चेन रूल का डिफरेंशिएशन तक आता है, ठीक है ना। तो चेन रूल डिफरेंशिएशन तब तक आपको बढ़िया से आता है। रिवीजन लेंगे क्या सर मैथ्स का? कौन से चैप्टर का? अभी तो कैलकुलस चल रहा है, कैलकुलस में तो अभी कुछ खास आई डोंट थिंक सो रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि जो स्टार्ट ही हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट्स हमने स्टार्ट किया था, कंटिन्यूटी पे आए। ओके, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं मेनली, जो तुम लोगों को याद होनी चाहिए। बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये मेन चीज़ है जो तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी तो कैलकुलस के फंडे हैं, कैलकुलस के कंसेप्ट्स हैं, उनको अप्लाई करना है। जो तुम अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो प्रैक्टिस अभी कैलकुलस, अभी मैं बोलूँगा आने वाले 2-3 महीने में कैलकुलस सेंट्रिक प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। और फिर जैसे जैसे टेस्ट में हो सकता है 11th के कुछ पुराने टॉपिक आए तो वो आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़े, बट मेनली आपको अपना मैथ्स का पोर्शन जितना टाइम आप मैथ्स के लिए निकालते हो तो मेजॉरिटी % आपको कैलकुलस को ही देना चाहिए अभी, क्योंकि कैलकुलस को एक बार स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो अच्छा है। पर ऐसा नहीं है कैलकुलस की एक बार स्ट्रॉन्ग कर दिया काम हो गया, अब बस सीधे जेई मेंस में पढ़ेंगे, नहीं। एक बार कर लिया उसको क्या रिपीटेटिवली पढ़ते रहना पड़ता है। इज लिमिट नीडेड इन दिस चैप्टर? डेफिनेटली। अभी डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने बताया नहीं डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, बट डिफरेंशिएबिलिटी का जो फंडा है उसमें लिमिट्स यूज आएगा डेफिनेटली। लिमिट्स ऐसा नहीं है तुम छुटकारा पा सकते हो, कहीं ना कहीं उसका कुछ कुछ एप्लीकेशन मिलेगा आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। तो वही डिफरेंशिएबल की जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी लाइन ऐसी है, एक था ये कर्व और एक थी लाइन। पहले दोनों कर्व और लाइन दूर दूर थे, पर क्या हुआ, मेरा मन किया मैंने उनको पास पास ले आया। तो पास ऐसे आए कि दोनों के रास्ते दो जगह क्या बोलते हैं, दो जगह क्या बोलते हैं, यू नो, दे मेट ईच अदर एट 2 प्लेसेस, एक यहां और एक यहां। ओके, सो ये कर्व था, इसका नाम था fx, और लाइन का नाम वो जानना चाहता था, तो लाइन हम बेनाम बोलेंगे अभी, देयर इज नो नेम फॉर द लाइन। बट हाँ, जहां पे वो लोग मुलाकात हुई थी दोनों की, एक है पॉइंट ए, दूसरा है पॉइंट बी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे वैल्यू आएगी एफ ए और इधर वैल्यू आएगी एफ बी, ठीक है। अब क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा यार ये जो लोकेशन है ये क्या है, एक कार्टेशियन एक्सिस का, कार्टेशियन एक्सिस है, कार्टेशियन प्लेन है, एक्स और वाई रियल एक्सिस है, तो कुछ इमेजिनरी नहीं है, जो भी दोनों के बीच में हो रहा है सब कुछ रियलिटी में हो रहा है। सो रियलिटी में हो रहा है तो आगे और बात करते हैं। तो क्या हुआ, अगर तुम इस पॉइंट को देखो ना, इस पॉइंट को, दिस इज पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉमा एफ ए, और ये पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बी कॉमा एफ बी, राइट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, सिंपल। अच्छा, नाउ इफ यू सी, अगर ये जो दो प्लेसेस जहां पे मुलाकात हुई है इस लाइन की और इस कर्व की, अगर ये दोनों प्लेसेस मैं पास लेके आऊं तो पास कैसे आएंगे, ये दोनों प्लेसेस पास कैसे आएंगी, पास ऐसे आएगी अगर मैं इस लाइन को इस कर्व के और पास लेके आऊं, ठीक है ना, इस लाइन को इस कर्व के और पास लेके आऊं, तो और पास हम ले आते हैं। फिर से अगर मैं इसको थोड़ा और पास ले आऊं ना, तो ए और एफ ए ना, तुम समझो एक वेरिएबल पॉइंट है ना, जो लोग एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं। ऑल्दो ए और एफ ए आपको दिख रहे होंगे कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट, यहाँ पे ए और बी आपको लग रहा होगा कांस्टेंट है, बट अभी हमारे ये वेरिएबल कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज बदल रही हैं।
अच्छा, तो अगर मैं लाइन कर्व के पास आऊं तो अब क्या हो गया, सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, करेक्ट? ए और बी भी क्या हो गए, पास आ गए। और करते हैं, और पास ले आते हैं लाइन और कर्व को, और पास आएंगे तो क्या होगा, समझो ये फॉर एग्जांपल ये ए डैश, ये बी डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, ना जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसा कर रहा हूं। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम इस लाइन को, इस कर्व पे अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे लाइन कर्व के पास आते जाएगी ना, जैसे जैसे लाइन कर्व के पास आते जा रही है, तो क्या हो रहा है, हम इतना पास ले आएंगे, इतना पास ले जाएंगे। अब आप देखोगे लाइन, जो कर्व लाइन को काट रहा है ना, इफ आई से दिस इज व्हाट आर कॉल्ड, एक जो सेगमेंट कट रहा है, एक जो सेगमेंट आपका कट रहा है, वो सेगमेंट आप देखोगे धीरे धीरे छोटा 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 होते जा रहा है। तो छोटा होते जा रहा है, तो अब देखो फाइनली क्या हो रहा है, इस लाइन का अगर मैं स्लोप बोलूं ना, इस लाइन का स्लोप बोलूं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्या आता है वो, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, सो आप एज्यूम करो कि बी और ए है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस था उसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं ना, उसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो आई कैन से बी माइनस ए इज इक्वल टू एच। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लिखा जा सकता है भाई, b माइनस ए इज इक्वल टू एच, दिस होल इज b, दिस होल इज a, b माइनस ए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, h लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो जब धीरे धीरे लाइन इस कर्व के पास आ रही है, तो हो क्या रहा है एक्चुअली, b और a के बीच के अंदर, बीच में जो दूरी है वो खत्म होते जा रही है, a और b और पास आते जा रहे हैं, तो उनके बीच में जो h था, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस था, जिसको यहाँ पे h से डिनोट किया है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो जो डिफरेंस आ रहा है उनके बीच में वो कम होते जा रहे हैं, h इज ग्रेजुअली, h क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यहाँ पे h इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। सो व्हाट इज आवर मेन मोटिव, हम क्या रहे हैं, हम a और b को ऑलमोस्ट एकदम पास में लेते आते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम a और b को एकदम क्लोज लेके आना चाहते हैं, एकदम क्लोज। तो अगर एकदम क्लोज आ जाएंगे तो क्या होगा, ये जो लाइन होगी, ये लाइन approximately if you see it will just become like this, almost एक पॉइंट बन जाएगी वो लाइन, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। मैं वही बोल रहा हूं, उनके बीच की दूरी कम हो रही है, उनके बीच में जो दूरी है वो कम हो रही है, पर खत्म नहीं हो रही। वो हमेशा दूर रहेंगे पर खत्म नहीं होगी दूरी। कहने का मतलब क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स में बोले, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, h को मैं क्या लेके जा रहा हूं, जीरो लेके जा रहा हूं, h टेंड्स टू जीरो, यस, h को मैं जीरो लेते जा रहा हूं। अब जरा इसको देखें भाई, क्या लिखा है ये हमने, ये जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, तो मैं b को लिख सकता हूं यहाँ पे, b इज इक्वल टू a प्लस एच, सो दिस बिकम्स, अच्छा आप लोगों ने आई डोंट नो फिजिक्स में पढ़ा नहीं, इसको हम ये भी बोलते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, पढ़ा होगा, हो सकता है आपने मैकेनिक्स में, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये क्या आएगा तुम्हारा, a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। नाउ हम दोनों जगह लिमिट ले लेते हैं, लिमिट लेते हैं दोनों जगह, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा y by डेल्टा h इज इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टू 0, f of a plus h माइनस f of a अपॉन h। क्या किया, दोनों तरफ मैंने लिमिट ले ली। ओके, दोनों तरफ क्या ले ली मैंने, लिमिट ले ली। सो सी व्हाट हैपेंस, ये जो चीज आपको दिख रही है, जैसे जैसे आपका डेल्टा x, एक्चुअली h क्या है, h b माइनस ए डेल्टा x, वही डेल्टा x है ना, डेल्टा h लिख दिया मैंने, दिस इज डेल्टा x। तो ये एक्चुअली है क्या, डेल्टा x h सब एक ही चीज है, डिफरेंट नेम्स दे दिया कि बस। तो जैसे जैसे डेल्टा x ऑलमोस्ट 0 हो रहा है, तो ये जो सिचुएशन है, ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, dy बाई dx। क्या हो जाएगा ये, dy बाई dx। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो आपने अभी तक कई जगह ये पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, आपको सेट ऑफ रूल्स दिखाए थे फिजिक्स में, पढ़ाया होगा शुरुआत में, आपने डिफरेंशिएट किया होगा। बट एक्चुअली वो डिफरेंशिएशन क्या है, वो डेरिवेटिव क्या है, वो ये चीज होती है। इसको हम बोल देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h minus f of a on h। Yeah, yani tending to a point, yes. So this funda is known as derivative. समझ में आया आपको? ठीक है, सब लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, इसको लिखना है लिख ले, फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज एक्चुअली डेरिवेटिव एट पॉइंट ए ना, क्योंकि यहाँ पॉइंट ए की बात हो रही है ना, दिस इज डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। पॉइंट ए मतलब दिस पॉइंट, जो ये पॉइंट आ जाएगा फाइनली, क्योंकि मैंने बोला था एक पॉइंट एक वेरिएबल कांस्टेंट है। अगर एक जनरल डेरिवेटिव के बारे में बात करें, इसको ऑफ कोर्स इसको ये भी बोला जाता है एफ डैश एक्स, या इसको ये भी बोला जाता है वाई डैश। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको दिख सकती है नोटेशन, डी वाई एफ डैश एक्स वाई डैश। वो आरएचएस का क्या सिग्निफिकेंस है, आरएचएस क्या, ये चीज, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस इज एक्चुअली जो तुमने फॉर्मूले अभी तुम देख रहे हो ना तुम्हारे सामने, अभी हम लोग एक दो फॉर्मूले देखेंगे, तुम लोगों ने कई फॉर्मूले मतलब ना रूल्स देखे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो कैसे आया ये, ऐसे आया वो। तो एक जनरल अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिखूं, जनरल
dy बाई डी एक्स क्या आएगा तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव की पर्टिकुलर पॉइंट ए पर बात की थी हमने, पॉइंट ए पे, जनरल में बोलेंगे तो ये आएगा, अरे पैनल की आदत हो गई है मैं अंडू कर रहा था यहाँ से नहीं, जनरल एक्सप्रेशन ही आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, ठीक है, ये है जनरल एक्सप्रेशन। तो अभी अपन देख इसी एक्सप्रेशन से मैं तुम लोगों को दिखाऊं, इसको ये भी बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, एक और नाम दिया जाता है इसके लिए, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब अब फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का, हाँ अब हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ओके बता दूं, ठीक है मिटा दिया सी, ओके जब ये चीज होती है, जब ये चीज आप लिख सकते हो ना, या ये चीज आप लिख सकते हो, तो इससे एक और कंक्लूजन हम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आपका जो फंक्शन है, अगर आप एफ डैश एक्स निकाल पा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं ना कि भाई फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, क्या लिखते हैं इसको, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, ओके अभी ये क्या लिखा है, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, तो इसी आर्ग्यूमेंट को लिखते हुए, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट तब लिख सकते हैं जब ये जब तुम डेरिवेटिव निकाल सकते हो, तो ये जो चीज है ना डिफरेंशिएबल एट पॉइंट है, तो इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा भी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ पॉइंट। मिटा दिया था, चलो हाँ जी, जिस तरह से अपन ने देखा था कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट ए, उसी तरह हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट ए। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए पहली कंडीशन आती है that f of x function should be continuous, ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी एक पॉइंट पे चेक करना है अभी कंटिन्यूस है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट ए। सबसे पहले क्या है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस पॉइंट ए, तो जैसे ही मैंने बोल दिया कंटिन्यूस, तो वैसे ही मैं और क्या कहती तो बोल रहा हूँ
लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है उस पॉइंट ए पे, या और फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल है। दूसरी चीज क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fa प्लस h माइनस fh बाय h is equals to limit x tending to a minus limit x tending to a plus fx plus h minus fx by h is equals to limit x tending to a minus fx plus h, एक मिनट h नहीं आएगा ये, x प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा x, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx प्लस a माइनस fa बाय x इज इक्वल्स टू, को इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है, हम इसको इससे ना लेके हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, ये फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बेटर है, ये सिंप्लीफाइड है, इससे आप डायरेक्ट निकाल दोगे। तो प्रीवियस फॉर्मेट लिखा था उसी से ये फॉर्मेट आता है, तो मैं आपको फाइनली यही दे देता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस fa प्लस h माइनस fa बाय h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस fa प्लस h माइनस fa बाय h। इसको 0 प्लस मतलब क्या हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव, जीरो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आप फाइनली इसी फॉर्मेट को यूज कीजिए, ठीक है। वो a प्लस वाला a माइनस वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसी से यही चीज डिराइव हुई है, उसी से ये चीज डिराइव हुई है। किधर नहीं, a माइनस एच नहीं रखोगे, फिर जब तुमने h टेंडिंग टू 0 माइनस लिख दिया तो a माइनस ऑलरेडी कंसिडर हो गया, यहाँ पे 0 माइनस लिख दिया ना तुम अगर, तो ये चीज ऑलरेडी कंसिडर हो गई। सी ये जो फॉर्मेट मैंने लिखे ना, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आपको मल्टीपल बुक्स में मल्टीपल फॉर्मेट्स दिखेंगे, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड यू कैन स्टिक टू वन फॉर्मेट, दिस इज दिस फॉर्मेट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट को स्टिक कर लो, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस एक ही फॉर्मेट, एक ही चीज याद रखनी तुम्हें, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ये सेम ही रहने वाला है, बस तुम्हारी लिमिट चेंज होगी, जैसे कंटिन्यूटी में कर देते वो सेम फंडा, यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच टेंडिंग टू 0 माइनस, बस ये फंडा याद रखो, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है, कई बुक्स में कई चीजें दी हैं उन्हें, ऐसे बोलते ना कान यूं पकड़ सकते हो या फिर यूं भी पकड़ सकते हो, तो कई बुक्स में यूं पकड़ा हुआ है, तो हम सीधे पकड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं,
तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, दिस इज सेकंड कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आप कह सकते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट ए पे। ठीक है, पहली क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए पॉइंट ए पे, और दूसरा क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये चीज AKA RHD AKA LHD, ठीक है, ये दो चीज होनी चाहिए तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल। बस डिफरेंशिएबिलिटी का ये ही कंसेप्ट है, इसके बाहर कुछ नहीं है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। समझ लो, बस इतना सा है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी और कुछ नहीं है, बस यही है जो है। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, वो अलग चीज है, पर खुद को कंफ्यूज मत करना ना 100 चीजें सोच के ये वो ये, क्योंकि कई बुक्स में बहुत कुछ चीजें, ये तो बहुत लंबा जाएगा इसलिए तो मैं बोल रहा था कि डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए लोग थोड़े हेजिटेंट रहते हैं। हाँ एग्जांपल देंगे ना, अभी क्यों नहीं, एग्जांपल देंगे, व्हाई नॉट। ठीक है, क्लियर है फंडा? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसका भी, इसका भी शॉर्ट फॉर्म बनाऊंगा, इसका भी शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा। आपको दिया है चेक वेदर गिवन फंक्शन is differentiable at x equals to -3। पर ये फॉर्मेट को भूलना मत ना, ये फॉर्मेट भूलना मत, क्योंकि हो सकता है इसको यूज करने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल मेथड बता दूंगा, बट इसकी जो कोर कंसेप्ट है, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आते हैं ना, कोर कंसेप्ट पे। बुक क्वेश्चन देखेंगे हम ना, कई डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि कोर कंसेप्ट का भी यूजेज आएगा। तो ये आएगा तुम्हारा fx दिया है x² + 2 और x < -3, 2 - 3x for x greater than equal to -3, है ना? या दिस इज योर क्वेश्चन। चेक वेदर गिवन फंक्शन दिया है तुम्हें इज डिफरेंशिएबल एट x equals to -3। fx दिया है x² + 2 अगर x -3 से छोटा है, और 2 - 3x अगर x -3 से बड़ा है। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू सी, क्या आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या -3 पे, उससे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है -3 पे। तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, तो -3 के नेबरहुड, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखूं तो क्या आएगी, फंक्शन आएगा आपका x² + 2, -3 से छोटे पे फंक्शन क्या x² + 2, -3 माइनस मतलब -3 से छोटा ना, तो ये आ गया तुम्हारा 11। लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस, ये क्या आएगा, -3 प्लस मतलब -3 से बड़ा, बड़ा तो मतलब फंक्शन ये आएगा, x को -3 डाल दो, ये आएगा 11। ठीक है, दो चीज आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, और फंक्शन की वैल्यू अगर मैं बोलूं f of -3, तो इक्वालिटी का साइन यहाँ पे है, तो f of -3 क्या आएगा, 2 - 3 × -3 विच इज नथिंग बट 11।
करेक्ट, ये आएगा, दिखाई दे रहा है ना वो, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो 11 11 11 फंक्शन आपका लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है -3 पे, और सब इक्वल आ रहा है, तो एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू -3। इतना तो मैं बोल सकता हूँ प्यार से, आराम से, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। पहले इससे करता हूँ, फिर मैं तुम्हें इजियर वे भी बताऊंगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच, a क्या है तुम्हारा -3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ -3 अपॉन एच। अब थोड़ा ना एनालाइज करने की कोशिश करो, बस एक छोटा एनालिसिस है, बहुत प्यारा सा। h टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस ना, ये 0 प्लस 0 से बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा ना, 0 प्लस 0 से बड़ा होगा। अच्छा, पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाला है। तो -3 प्लस एच क्या है 0 प्लस, ये क्वांटिटी -3 से छोटी होगी या बड़ी होगी? करेक्ट है, ये क्वांटिटी -3 प्लस एच प्लस, ये 0 प्लस है, थोड़ा पॉजिटिव है, तो ये कुछ -2.999 समथिंग आएगा, जो कि -3 से बड़ा है। तो फंक्शन आपका कौन सा लगेगा? ये वाला फंक्शन, ये वाला लगेगा 2 - 3x वाला, लगा देते हैं। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, उसी फंक्शन आपका ये लगने वाला है, तो मतलब x की जगह क्या डालने वाला हो -3 प्लस एच, x की जगह क्या डालोगे -3 प्लस एच, तो फंक्शन आपका ये वाला आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 - 3 इंटू एक्स की जगह डालना है -3 प्लस एच, ठीक है। समझ में आई चीज क्या किया? आपका -3 प्लस पे फंक्शन ये है, और x की जगह आपको क्या डालना है -3 प्लस एच। क्लियर है चीज सबको? मुझे लग रहा था। सी आपका -3 प्लस एच क्या है, बड़ा है ना, दिस इज ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर देन -3 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन -3, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन -3 पे क्या आता है 2 - 3x, 2 - 3x, तो 2 - 3x मतलब क्या हुआ 2 - 3x, अबे x की जगह क्या है -3 प्लस एच, ठीक है। माइनस एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -3 अभी निकाला अपन ने 11 अपॉन एच, तो ये निकालने क्या आएगा, और -3 इंटू -3 आएगा 9, 9 प्लस 2 11 - 11 0, h अपॉन h 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करो ना, 11 प्लस एच माइनस 11 आएगा ये, नहीं 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 सॉरी सॉरी, ये आएगा भाई 11 - 3h माइनस 11 बाई एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 11 से 11 कटा तो फाइनल आंसर आ जाएगा -3, यस -3 आ जाएगा फाइनल। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। सेम लिखना है ना, एक्सप्रेशन सेम है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं क्या लिखना, बस एनालिसिस करना है। h टेंडिंग टू 0 माइनस
h क्या है, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा है, थोड़ा सा ना, बहुत थोड़ा सा छोटा है पर छोटा है। ये वैल्यू -3 से बड़ी होगी या छोटी होगी? ये वैल्यू h 0 से छोटा है तो -3 प्लस सम मोर वैल्यू विच इज नेगेटिव, ये वैल्यू क्या आएगी, -3 से छोटी आएगी। समझ आ रही है ना बात? समथिंग -3.00111 कुछ भी हो सकता है। तो क्या आएगा, -3 से छोटा आएगा। तो -3 से छोटा अगर आएगा तो -3 से छोटे पे फंक्शन क्या है, x² + 2। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या है, x की जगह क्या डाल देना तुम्हें, -3 + 2, सॉरी -3 + h, तो ये आ जाएगा -3 + h स्क्वायर + 2, क्योंकि x² + 2 है ना, तो क्या आएगा -3 + h का स्क्वायर + 2, -f ऑफ -3 तो लिखा ही है 11 अपॉन h। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करो। ये आया 9 + h² -6h + 2 -11 बाय h। तो 9 + 2 -11 तो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस क्या बचेगा, ये h² - 6h अपॉन h बचेगा। तो h कट सकता है, h² - 6h अपॉन h बचेगा ना। ये क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h -6, फाइनली आंसर आ गया -6। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस वाज राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या आ गया, -6। ठीक है, तो क्या आपका -6 -3 के इक्वल है? नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू -3। समझ में आई बात? क्लियर हुआ आप लोगों को? नॉट डिफरेंशिएबल आ गया, ठीक है। हाँ, लैपटॉप नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब उस पॉइंट पे तुम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। अब देखो ना, छोटे तरीका, एक छोटा तरीका बताता हूँ तुम्हें, तो लिख लो ये पूरा। मतलब लिमिट्स एग्जिस्ट हो तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो तो डिफरेंशिएट कर नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करने से कंटिन्यूस आएगा। लिमिट एग्जिस्ट करना और डिफरेंशिएबिलिटी में एक कंटिन्यूटी आती है। पहले लिमिट एग्जिस्ट करता है, वेरी नाइस, पहले देखो फिर कंटिन्यूस है या नहीं। कंटिन्यूस एग्जिस्ट करता है, वेरी नाइस, फिर देखो डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है या नहीं।
अगर वो एग्जिस्ट करते हैं देन यू कैन से दिस इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ पॉइंट के पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, समझ रहे हो? जैसे अगर अभी आज तुम फ्लाइट से जाना चाहो कहीं से यहाँ से यहाँ, या कोई पुणे से बाहर जाना चाहे, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो देखने पड़ते हैं। ज्योमेट्रिकली बताओ ना एक बात, ज्योमेट्रिकली बड़ा सिंपल चीज है, ज्योमेट्रिक में तो बहुत ही फटाफट मिल जाएगा। बताऊंगा, वही बताऊंगा, वेरी सिंपली यू कैन फाइंड। डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट है ना, तुमने अगर देखोगे कि डिफरेंशिएबिलिटी अगर कर्व्स में देखा जाए तो स्मूथनेस चाहिए, क्योंकि बता दो ना, वो बताऊंगा, रुक जा बताऊंगा। हाँ, जब सादा पैरामीटर सेटिस्फाई करेगा तभी डिफरेंशिएबल होगा। यस, अब देखो इसको तुम और कैसे कर सकते थे कि कंटिन्यूटी तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ये पार्ट तो इससे तो बच नहीं सकते, ये तो करना ही पड़ेगा। जब तक कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस नहीं निकला तो फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अच्छा देखो एक और छोटा सा तरीका क्या है। अगर तुम्हें यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है, ये छोटा तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, बट इसको भूलना मत। अगर ये भूल गए तो फिर इस कंसेप्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें तुम अटक जाओगे। देन यू विल बी सी, उनको भी पता है छोटा कंसेप्ट, एग्जामिनर को भी पता है छोटा कंसेप्ट, वो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन देंगे। क्यों देंगे? अरे उनको सेग्रीगेट करने हैं ना वो बच्चे जो नहीं कर सकते ये, इसलिए वो ये क्वेश्चन देंगे इसके ऊपर। क्योंकि जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ वो बहुत सिंपल है, वो सबको पता है। 14 लाख बच्चे दे रहे हैं, उसमें से अगर तुम्हारा कंपटीशन में 1 लाख बच्चे हैं टॉप के, तो टॉप के 1 लाख बच्चों को पता होगा, या 50,000 को भी पता होगा जो मैं चीज बताने वाला हूँ। टॉप 50,000 को पता है, बट इस पे कमांड कितने लोगों का है वो सेग्रीगेट हो जाता है ना, वही आ जाते हैं टॉपर लिस्ट में। ऐसे ऐसे छने जाते हैं बच्चे, एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसको उठा के जो कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं कर पाया तो वो छन गए। ऐसे निकलती है चीजें। अच्छा तो इसको देखो और कैसे कर सकते हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ये फंडा तो है, इसको भूलना नहीं है। अच्छा इसको देखो तुम क्या कर सकते हो, एफ डैश एक्स, अगर जब तक ये फंक्शन आपको डेरिवेटिव फॉर्म में दिखता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2x, और इसका क्या आएगा -3। ठीक है, 2 - 3 ऐसा क्या आएगा -3। अब निकाल लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 -3 के लेफ्ट नेबरहुड में देखोगे तो -3 के लेफ्ट नेबरहुड में, -3 के लेफ्ट नेबरहुड में एफ डैश एक्स क्या आता है, -3 आता है। सॉरी सॉरी, -3 नहीं, -3 के लेफ्ट नेबरहुड में क्या आएगा, एक्स की जगह -3 डाल दो, इसे लिख के दे देता हूँ तुम लोगों को, -6 और लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस एफ डैश एक्स, वो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस -3 क्या है -3। तो डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है -6, राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है -3। -6 इज नॉट इक्वल टू -3, नॉट डिफरेंशिएबल। बट वो तभी कर सकते हो ये फंडा जब तुम्हारे जो फंक्शन दिए हैं वो डिफरेंशिएट कर सकते। हाँ हाँ हाँ, एल हॉस्पिटल दिए वो, बट थोड़ा अभी आपको ऐसा समझो कि क्या अब एक कंसेप्ट के फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें। पहले तो एल हॉस्पिटल तुम कर रहे थे, अब उसी फंडे को तुमने ऐसे लिख दी।
ठीक है, सो ये है डिफरेंशिएबिलिटी का फंडा। मिटा दूं? ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पूछ रहा था, तो हम ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पूछते हैं। तो ये नोट डाल लो, ग्राफ में ना, ग्राफ में जब हम बात करें, फंक्शन एफ एक्स is not differentiable at sharp corners in a graph। ठीक है, एक जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहां पर? शार्प कॉर्नर्स इन अ ग्राफ। ठीक है, इसको तुम समझ भी लेते हो ना, बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सी, शार्प कॉर्नर का मतलब क्या हुआ? समझो ये दिया है मैंने आपको एक ग्राफ, वैसे इसको थोड़ा मॉड एक्स का ग्राफ देखे हो ना, वही शेप है। तो मॉड एक्स का ग्राफ देखोगे तो फंक्शन कंटिन्यूस तो है, मैं सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 की बात करता हूँ अगर, तो फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे। बट इफ यू सी, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। और आप इसको देख भी सकते हो ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं इसको लिखूं एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर मॉडुलस एक्स है, तो मॉडुलस एक्स कैसा खुलता है? x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। तो देखो, तुमने जब डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट बन रहा था, तो तुम अगर जूम करोगे उस चीज के अंदर, जूम करेंगे तो हमें एक्चुअली क्या आता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है। ठीक है, इसको अगर मैं देखूं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आएगा? 1 when x is greater than 0 minus 1 when x is less than 0। तो आपको ध्यान से देखो, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा नहीं। सेम चीज ग्राफ में अगर देखोगे आप, ये क्या है? एक शार्प कॉर्नर है। शार्प कॉर्नर का मतलब क्या होता है? दिस इज अ शार्प कॉर्नर, दिस इज अ स्मूथ कॉर्नर, दिस इज शार्प। अगर तुम इसको थोड़ा विजुअलाइज करके देखो ना, फील करने की कोशिश करोगे, तो बहुत बढ़िया चीज है ये। सी, डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट आता है वो कहां पे आता है? इंस्टेंटेनियस चीजों पे। ठीक है,
आप जब इंस्टेंटेनियस चीजों पे बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस चीजों पे जब आप बात कर रहे हैं तो आपको नेबर जो होता है ना, उसके आसपास का नेबर, तो इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब क्या रहता है? जो नेबर है, आप इंस्टेंटेनियस चेंज पे तभी बात कर सकते हैं जब नेबर इज नॉट दैट मच चेंजेबल विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखोगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखोगे उसके आसपास चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस नहीं कहलाएगा। वहां पे आप इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, समझ लो ना। अभी इंस्टेंटेनियस एक्चुअली होता क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। फिजिक्स में पता नहीं तुम्हें पढ़े या नहीं। इंस्टेंटेनियस इज एक्चुअली सैंपल पॉइंट। इंस्टेंटेनियस इज व्हाट? अ सैंपल पॉइंट। उस सैंपल पॉइंट से आप क्या कर दो, पूरी चीज के ऊपर कमेंट कर दो। लाइक फॉर एग्जांपल, किसका कर्व होता है वो, यूज जाता है ना, वेलोसिटी, क्या बोलते हैं उसे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तुम एक्सेलरेशन पे कमेंट करना है। ये पढ़ा है कभी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे से एक्सेलरेशन पे कमेंट करना। एटी ग्राफ नहीं, एसटी ग्राफ से एक्सेलरेशन बताना है क्या हो रहा है, पढ़े हो ना। तो एसटी ग्राफ से तुम्हें एक्सेलरेशन पे कैसे पता कर पा रहे हो? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? d2s बाई dt2 होता है ना। तो ये क्या, ये इंस्टेंटेनियस काम चल रही है ना, ये इंस्टेंटेनियस काम चल रहा है। तो इंस्टेंटेनियस से आप कैसे एक्सेलरेशन पे कमेंट कर रहे हो? क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर रही है, मतलब स्मूथनेस है, जो चेंज आ रहा है वो ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। ये नहीं ग्राफ यूं जा रहा है ना, ऐसे नहीं बोल सकते कि ना आप एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ठीक है ना। एकदम रैंडमाइज चेंज नहीं है, या शार्प चेंजेस नहीं है। तो शार्प कॉर्नर को समझना बहुत आसान है। जहां भी तुम्हें दिख रहा है कि एकदम बहुत ही स्टीप चेंज हो रहा है, वो शार्प कॉर्नर। सांप जैसा हो तो नहीं बोल सकते ग्राफ से, सांप जैसा हो नहीं, सांप जैसा हो तो लोकली बोल सकते हो, हाँ भाई इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ओवरऑल नहीं बोल सकते, बट लोकली बोल सकते हो, लोकली कि ये जो 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 पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? या तो अगर तुम ग्राफ बना दो तो बहुत बढ़िया। ग्राफ बना के अगर तुमने डिफरेंशिएबिलिटी निकालना तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, अगर ग्राफ बना सको। इसका भी ग्राफ बना सकते हैं हम, बना के देखो इसका ग्राफ, लेकिन कॉर्नर पे ही क्यों? अभी वही तो चीज समझा रहा था मैं, जो मैंने बकबक की अभी। ये क्या बकबक की मैंने? वही बकबक की थी। इंस्टेंटेनियस इज लाइक अ सैंपल पॉइंट। dy बाई dx एक इंस्टेंटेनियस जब होता है तो उस पे एक सैंपल पॉइंट है, समझ लो ना। क्लियर हो रही है बात? चलो नेक्स्ट। सो इसका मैं ग्राफ भी बना सकता हूँ, ग्राफ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं अगर ग्राफ से देखोगे तो ये एक्चुअली एक तो लाइन है y इक्वल टू 2 माइनस 3x, और एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। मैं ग्राफ बना के दिखा दूंगी। सी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? ऐसा होता है, करेक्ट। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मतलब क्या हो गया? आपका पूरा का पूरा ग्राफ क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2।
तो शिफ्ट हो गया ऊपर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया ना, जो भी वैल्यूज होंगी उसमें प्लस 2 कर दो, तो सारा का सारा क्या होता है, शिफ्ट हो रहा है ऊपर। शिफ्ट होगा तो ग्राफ तुम्हारा यूं आ जाएगा, दिस इज 2। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या है, 2 माइनस 3x। तो ये तो क्या है, ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। चेंज कर दिया, तो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। c क्या दिया है, 2। c मतलब क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो ये लाइन कैसे आएगी, y इंटरसेप्ट है ना, तो एक तो ये लाइन, ये तो पता चल गया यहाँ पे काटेगी, पर क्या स्लोप क्या दिया है, -3x। तो -3x मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप है तो मतलब कैसा आएगा, ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, बताओ, 1 या 2। हाँ, आई होप 1 या 2 ऑप्शन ना, ऑप्शन नंबर 1, यस। तो कुछ ऐसे आने वाली इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब -3 पे चीजें बदल रही है ना, तो -3 पे अगर देखोगे तो -3 पे ये भी 11 आ रहा है, ये भी 11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे -3 पे 11। दिस ग्राफ इज नॉट टू स्केल ना, तो 2 यहाँ पे 11 वहां पे, तो सोचो मत ना क्यों कैसा हो गया। अच्छा, तो अब आपका फाइनल ग्राफ देखो क्या आ रहा है। फाइनल ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो -3 से पहले आपका ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर -3 के बाद क्या है, लाइन दिखाई दिया। ग्राफ क्या है, ये ब्लू से मैंने दिखाया ना, यूं गया फिर लाइन आने लग गई, ठीक है। तो आप देखो ना, ये फंडा क्या होता है, ऐसे फिर यूं, ये ऐसे दिखेगा नहीं आपको ठीक से, बट अगर आप आराम से देख सकते हो कि ये कर्व यूं जा रहा था फिर एकदम से स्ट्रेट लाइन आ गई, तो ये चीज क्या आ जाएगी, एक शार्प कॉर्नर। ये चीज जरूर कंटिन्यूस आ जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब एग्जिस्ट कर रहा है, एकदम बढ़िया। ग्राफ से ही देख लो कि ये यूं चला रहा हूँ मैं पेन और यूं लेके जा रहा हूँ, तो मैंने पेन को उठाया भी नहीं, तो कंटिन्यूस तो है ही, बट क्योंकि यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर दिख रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ग्राफ बना सकते हो तो बहुत बढ़िया, समझ गए। बाकी का रब कर दें, फिर भी ऐसे क्लियरिटी नहीं आ पाएगी इस चीज पे, पैनल पे सब समझ जाते। कॉम्प्लेक्स होगा तो कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स क्या, नंबर या ग्राफ। फंक्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स दे दिया तो ग्राफ कैसे बनाएंगे। दो चीजें, या तो सॉल्व करो, या फिर सी वो ऑल डिपेंड्स एक्सपीरियंस पे आपके, कि आपको ग्राफ कितने तक बना सकते हो। सी एक्चुअली ग्राफ बनाने के लिए भी क्या है, एक ऐसा रहता है कि ग्राफ की शेप पता होनी चाहिए। अगर ग्राफ की शेप पता है तो आपको कोई कॉमन फंक्शन ही आने वाले हैं। अगर समझो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन दे दिया तो अलग बात है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब अगर 2-3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें आप ग्राफ मत बनाना, वो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, ग्राफ कैसे बनना। तो 2-3 फंक्शन मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं तो मत बनाना ग्राफ। इवन अगर फंक्शन वो तो ना कॉम्पोजिट फंक्शन आ रहे हैं तो भी ग्राफ मत बनाना। सिंपल ग्राफ अगर बना सको तो बना सको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। सिंपल है चीजें तो चलेगा। चलो मिटा देते हैं।
तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का एक काइंड ऑफ जिस्ट दे दिया है मैंने आपको। थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो, कैन यू डिफाइन स्लोप ऑन, क्या लिख रहा है कहाँ, वहां माइनस पे कर्व भी है और स्ट्रेट लाइन भी है, तो शार्प कैसे, पे कर्व भी है और स्ट्रेट लाइन भी है तो शार्प कैसे। इसको तू मैग्नीफाइड वर्जन में देख, अभी भी ठीक से नहीं दिख रहा, रुको। ऐसे देख, अब बता ये पॉइंट पे कैसे करेगा तू, dy बाई dx कैसे रिप्रेजेंट करेगा। समझा ना। नहीं, हम लोग इतने ग्राफ बनाने नहीं वाले, हमारा मैक्सिमम थ्योरेटिकली रहने वाला, ग्राफ की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो होगा तो आई कैन डिस्प्ले इट, कुछ ऐसे ग्राफ्स आते हैं तो, ठीक है ना। डायरेक्टली हम, एक टूल आता है प्लॉट, क्या नाम है, ग्राफ प्लॉट करने का एक टूल आता है, उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर लें हम। ठीक है, आपको ये दिया है ना, check continuity and differentiability of fx equals to x modulus x at x equals to 0। तो आपको डिस्कस करना है भाई, क्या फंक्शन आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा क्या x इक्वल्स टू 0 पे। तो डिवाइड कर देते अपने फंक्शन को, अब ये तो आप लोगों को शायद आपके खून में अब दौड़ना चाहिए कि भाई मॉड्यूलस x कैसे खुलता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड्यूलस कैसे खुलता है। हाँ दूंगा दूंगा, ब्रेक दूंगा ना, इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक ले लेना आप लोग। तो x मॉडुलस x में आपको मॉडुलस x तो पता ही आपको कैसे खुलता है, या x ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मॉडुलस x कैसे खुलता है, एज x, और x लेस देन 0 पे खुलता है माइनस x। तो वो चीज यहाँ लगा दो, x अगर मैं बोलूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, तो x इंटू एक्स, x लेस देन 0 पे x इंटू माइनस एक्स। क्या आ गया तुम्हारा एक्चुअली एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डाल दो भाई, 0 आएगी ये भी राइट हैंड लिमिट डालोगे, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी, x को 0 डाल दोगे,
राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है। एफ ऑफ 0 भी एग्जिस्ट करेगा, 0 आ जाए तो आपका कंटिन्यूस तो आ गया। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं बोलूँ एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x माइनस 2x, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, एक्स लेस देन 0, 0 डालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो ग्राफ भी बना के दिखा दूं, सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जब x लेस देन 0 है तो कैसे आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है माइनस लगा दिया तो पूरा उल्टा देगा, तो x लेस देन 0 के लिए ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस भी एज वेल एज डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग ब्रेक ले लीजिए, अभी 3-1 3-1 हो रहा है, तो वो नेगेटिव में भी प्लस होगा ना, कहाँ पे, नेगेटिव में भी प्लस होगा, समझा नहीं मैंने, प्लस क्यों होगा, मॉडल सी बाहर ये एक्स तो एज इट इज रहेगा ना, ये एक्स थोड़ी पॉजिटिव हो रहा है, अंदर वाला पॉजिटिव होता है, तो अंदर वाले को पॉजिटिव करने के लिए माइनस एक्स आएगा ना। ठीक है ना, ठीक है, तो 3:10 पे विल मीट अगेन ना, 3:10 पे विल मीट अगेन।